तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोडल वेब सीरीज के 5th और 6th एपिसोड को। और आपने अभी तक बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 4th एपिसोड के लास्ट में हमने अधिश्याम और नीला की बॉडी को पानी के अंदर देखा था। ये बात अब सबको पता चल चुकी थी, इसलिए सकाराई पानी के अंदर जाता है और जब वो पानी के अंदर नीला और अधिश्याम की बॉडी को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पानी से बाहर आने के बाद सकाराई का कुछ यूं हाल हो चुका था कि उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लोग समझ चुके थे कि क्या हुआ होगा। जिसके बाद अधिश्याम और नीला की बॉडी को पानी के अंदर से निकाला जाता है, जिन्हें देखकर रजीना मैडम फूट फूट कर रोने लगती है और पूरे शहर में दहशत का माहौल छा जाता है। उन दोनों की बॉडी को एम्बुलेंस से शहर में लाया जाता है, जिसके थोड़ी ही देर के बाद षणमुगम की पूरी फैमिली भी यहाँ पर आ चुकी थी। और जब वह नीला और अधिश्याम की बॉडी को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ रजीना मैडम के पास डीएसपी का कॉल आता है और रजीना मैडम उन्हें बताती है कि ये एक सुसाइड केस है, जिसकी रिपोर्ट वो जल्द से जल्द उनके पास तक भेज देगी। यहाँ लक्ष्मी और सकाराई भी उन दोनों के सुसाइड के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके थोड़ी देर के बाद नंदिनी और सकाराई उन दोनों के बैग को चेक करने लगते हैं, जिसके अंदर से एक प्रेगनेंसी किट मिलती है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि नीला प्रेग्नेंट थी। और ये देखकर षणमुगम मैडम रजीना को चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि ये काम जरूर अधिश्याम का ही होगा। अब एक मैडम सकाराई को रूम के अंदर बुलाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है। वो उन्हें बताती है कि नीला प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि इन दोनों ने सुसाइड नहीं बल्कि इन दोनों का मर्डर किया गया है। नीला और अधिश्याम को नदी में फेंकने से पहले उन दोनों के गले को काटे गए और उनके घाव को देखकर यही लगता है कि किसी धारदार हथियार से ये घाव किए गए हैं। नीला प्रेग्नेंट थी और लड़के के डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल को चेन्नई भेजा जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 2 दिनों में यहाँ पर आ जाएगी। और जब सकाराई इन बातों को दोनों के घर वालों को बताता है तो उन दोनों के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उन दोनों का मर्डर भी हो सकता है। अंतिम यात्रा के दौरान त्रिलोक अधिश्याम के घर पर पहुंचता है और जब वह बाहर आता है तो उसे वही फायर डिपार्टमेंट का ऑफिसर मिलता है और वो त्रिलोक से कहता है कि उन्हें भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तो मालूम ही होगा। उस ट्रेजेडी में पाइपों में जंग लग गई थी और गैस लीक हो गई थी, इसीलिए वहाँ पर हादसा हुआ था। उस ऑफिसर को यहाँ भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन त्रिलोक साफ इनकार कर देता है और उससे कहता है कि हमारी सारी मशीनें एकदम ठीक थी, कहीं भी जंग नहीं लगी थी। थोड़ी देर के बाद रजीना मैडम घर के बाहर आती है और सकाराई से कहती है कि उसे षणमुगम के घर पर जाना है। और यह षणमुगम के घर पर पहले से ही कुछ पुजारी आए हुए थे। वो षणमुगम से कहते हैं कि नीला मयान कुल्ले के समय पर गुजरी है और जब भी कोई इस समय पर गुजरता है तो वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। जरूर नीला ने कुछ पुण्य के काम किए होंगे, तभी उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसकी चिता की राख को प्रसाद में बांटना चाहिए। और ये सुनने के बाद तो षणमुगम पूरी तरह से बौखला जाता है और उस पुजारी को मारने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर मैडम रजीना भी पहुँच जाती है और वो उस पुजारी को खूब चिल्लाती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है। और ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ था जब रजीना मैडम ने षणमुगम का साथ दिया था। अब षणमुगम का भाई गुना कई सालों से उस पुजारी के साथ काम किया करता है, इसलिए गुना उन्हें वहाँ से भेज देता है। अब इस मामले के निपटने के बाद सकाराई बाहर आता है और सिगरेट को जलाने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है पुष्पराज को, जो कि नीला का ट्यूशन टीचर है। वो षणमुगम के घर के पीछे कुछ गमलों के पास कुछ चीजें ढूंढ रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर सकाराई पर पड़ जाती है। तो पुष्पराज सकाराई से कहता है कि वो तो यहाँ पर पानी पीने के लिए आया था और इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। यहाँ घर के अंदर रजीना मैडम और षणमुगम अपने एक दूसरे के बच्चों के दुखड़े सुना रहे होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने अपने बच्चों को पाला। साथ में रजीना मैडम षणमुगम से कहती है कि वह दोनों की अंतिम यात्रा को साथ में करना चाहती है और षणमुगम भी इस बात को मान जाता है, जिसके बाद दोनों की अंतिम यात्रा को साथ में निकाला जाता है और एक साथ ही जलाया जाता है। लेकिन वहाँ पर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा होता है कि देवी जी नाराज है और उन्हें बलि चाहिए, और इस बार उन्हें मुर्गी या बकरियों की बलि नहीं चाहिए बल्कि उन्हें इंसान की बलि चाहिए। जो ये बात बोल रहा था उसका नाम ईश्वरन है और वो अक्सर देवी जी की भक्ति में लीन रहता है। जिसके बाद सकाराई देखता है कि पुष्पराज चुपचाप से वहाँ से निकल रहा होता है, जिसके बाद सकाराई भी उसका पीछा करने लगता है। सकाराई देखता है कि वो चुपचाप से षणमुगम के घर के पीछे जा रहा होता है और गमलों के पास कुछ चीज ढूंढ रहा होता है। पुष्पराज कुछ तो ढूंढ रहा था, लेकिन सकाराई भी बिना आवाज किए उसे देख रहा था। लेकिन अचानक से ही उसका मोबाइल बज जाता है और वो पकड़ा जाता है। तो पुष्पराज भी उसे देख लेता है और तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है। सकाराई उसका पीछा करता है, लेकिन पुष्पराज अपनी बाइक को उठाकर वहाँ से भाग निकलता है। सकाराई यहाँ पर सुंदरम नाम के एक कांस्टेबल के पास कॉल करता है और उसे पुष्पराज की गाड़ी का नंबर बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि सभी चेक पॉइंट पर अलर्ट रहे। अब पुष्पराज जो भी ढूंढ रहा था वो ढूंढना जरूरी था, इसलिए सकाराई ही उस चीज को ढूंढने लगता है और उसे मिलता है एक मोबाइल जो कि नीला का था
और उसमें पासवर्ड भी डाला हुआ था। खुलवाने को तो वो किसी एक्सपर्ट से भी खुलवा सकता था, लेकिन वो जाता है नंदिनी के पास और उससे पूछता है कि क्या उसे इसका पासवर्ड मालूम है। तो नंदिनी बताती है कि उसे इसका पासवर्ड नहीं मालूम है। थोड़ी देर ट्राई करने के बाद जब नंदिनी सन्नुगम की डेट ऑफ बर्थ को उसके मोबाइल के पासवर्ड में डालती है तो मोबाइल का पासवर्ड खुल जाता है। वो लोग मोबाइल में देखते हैं कि नीला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी और उन्हें एक अमानी नाम की लड़की के बारे में पता चलता है, जिसकी बातें वो लोग मिसिंग ग्रुप में कर रहे थे। अमानी नाम सकराई ने पहले भी सुन चुका है और वो नाम उसने मलर के पापा के मुंह से सुना था, इसलिए वह तुरंत ही मलर के पिता के पास पहुंचते हैं और अमानी के बारे में पूछते हैं। तो वो उन्हें बताते हैं कि 25 साल पहले जब ये फैक्ट्री शुरू हो रही थी तब जिस लड़की की जान गई थी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अमानी ही थी। अब कांस्टेबल सुंदरम को पुष्पराज की बाइक मिल चुकी थी, लेकिन देवी के फेस्टिवल में कई सारे लोग मौजूद थे और पुष्पराज भी यहीं पर मौजूद था, इसलिए सकराई उसे ढूंढने के लिए भीड़ में कूद पड़ता है और आखिरकार उसे पुष्पराज हाथ लग जाता है, जिसके बाद वो उसे एक घूसा मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक औरत उसका हाथ पकड़ लेती है और जिस औरत ने सकराई का हाथ पकड़ा है वो औरत कोई और नहीं बल्कि सेल्वी है, जो कि नंदिनी की चाची है और गुना की पत्नी। सकराई सबसे पहले पुष्पराज से उस मोबाइल के बारे में पूछता है कि आखिर उस मोबाइल में क्या है जो उसे वह ढूंढना चाह रहा था। तो पुष्पराज उसे एक फोल्डर के बारे में बताता है जो कि नीला के मोबाइल के अंदर ही था और उस फोल्डर के अंदर सेल्वी और पुष्पराज की कुछ गंदी तस्वीरें थी। उन फोटोज को देखकर नंदिनी और सकराई हैरान थे और सोचते हैं कि वो गुना जैसे आदमी को कैसे धोखा दे सकती है। साथ में पुष्पराज उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले वो सेल्वी के घर पर गया था, लेकिन जब वह दोनों क्लोज आए थे तब नीला ने उन दोनों की तस्वीरें क्लिक कर ली थी। तस्वीरें क्लिक करने के बाद अधिश्याम और नीला पुष्पराज को ब्लैकमेल करने लगे। वो उससे कहते हैं कि अगर वो उन्हें 2 लाख रुपए नहीं देगा तो ये पिक्चर वो लोग सभी के पास शेयर कर देंगे, इसलिए ना चाहते हुए भी पुष्पराज को उन्हें 2 लाख रुपए देने ही पड़ते हैं। यहाँ सकराई टेंशन में था कि आखिर 2 लाख रुपए उन दोनों बच्चों को किस लिए चाहिए होगा। जितना उन्हें साफ साफ दिख रहा है ये उतना साफ नहीं है, बल्कि गुत्थी तो और भी ज्यादा उलझती ही जा रही है। अब उस डेड पॉइंट को दिखाया जाता है जहां पर नीला और अधिश्याम की डेड बॉडी मिली थी। आगे हमें फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि फैक्ट्री में था और वहीं पर गुना भी मौजूद था। दरअसल गुना वहां के मेंटेनेंस को संभालता था और यहाँ पर वह ऑफिसर गुना से कहता है कि अगर मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम निकली तब भी उनके मालिक को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। गुना उन्हें बताता है कि मेंटेनेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसने चेक किया था। आगे उस ऑफिसर को वहां पर एक थिनर की कैन मिलती है और थिनर में आग लगती है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि शायद फैक्ट्री को थिनर से ही जलाया गया हो। तो एक फैक्ट्री का ही आदमी उस ऑफिसर को बताता है कि इस फैक्ट्री को 25 साल होने वाले थे, इसलिए दीवारों पर नया रंग लगाने के लिए थिनर का उपयोग करने वाले थे। इसका मतलब ये है कि थिनर का उपयोग से उन्होंने आग तो नहीं लगाई होगी। तभी वहाँ के एक वॉचमैन की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है और वो कहता है कि ये गेट हमेशा अंदर से लगा करता है, लेकिन ये गेट आज बाहर से लगा हुआ है। और ये बात सुनने के बाद तुरंत ही गुना को खांसी आने लगती है और वो तुरंत ही बाहर चले जाता है। उसके पीछे पीछे सकराई भी जाता है। वो देखता है कि गुना को अस्थमा है, इसलिए वो उसके पास बैठ जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ पर गुना उसे बताता है कि उसे पुष्पराज और सेल्वी के चक्कर के बारे में मालूम है और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि सेल्वी और उसके बीच में संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। जाते जाते सकराई उससे कहता है कि अस्थमा टेंशन की वजह से होता है ना, तो गुना कहता है हाँ। तो सकराई उससे कहता है अभी किस बात की टेंशन है, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे शहर से एक फॉरेंसिक की टीम आती है जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाली थी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर रजीना मैडम भी आ जाती है क्योंकि वो ऐसे खाली नहीं बैठ सकती, उन्हें उस मर्डरर को ढूंढना ही था। यहाँ पर कुछ कुत्ते जंगलों की ओर ले जा रहे थे। दरअसल उन कुत्तों ने कुछ सूंघ लिया था। वो कुत्ते आगे जाकर उन्हें एक सुरंग की तरफ ले जाते हैं जहाँ पर अमानी की तस्वीर लगी हुई थी। थोड़े आगे जाने के बाद सकराई को एक मूर्ति मिलती है जिसके आजू बाजू बहुत सारा खून भी लगा हुआ था। वो तुरंत ही फॉरेंसिक के एक ऑफिसर अमर को बुलाता है और यहाँ के ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने को कहता है। थोड़े आगे जाने के बाद उन्हें ईश्वरन की झोपड़ी मिलती है, तो सकराई तुरंत ही ईश्वरन की झोपड़ी में घुस जाता है और कुछ चीजों को ढूंढने लगता है। सकराई वहाँ पर देखता है कुछ तंत्र मंत्र वाली चीजों को, साथ में उसे एक कंपास के अंदर 2 लाख रुपए भी मिलते हैं। अब ईश्वरन पर जो शक उन्हें हो रहा था ये यकीन में बदल जाता है और वह तुरंत ही ईश्वरन को अरेस्ट कर लेते हैं और हवालात में लेकर आ जाते हैं। लेकिन ईश्वरन यहाँ पर बौखला जाता है और उन पुलिस वालों को मारने लगता है, लेकिन किसी तरह से उसे काबू किया जाता है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद उसी पुलिस स्टेशन में डीएसपी सर भी आ जाते हैं जो कि मैडम रजीना से बात कर रहे होते हैं। वो रजीना मैडम से कहते हैं कि उन्हें इस केस को जल्द से जल्द निपटाना होगा वरना इस शहर में दंगे हो सकते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद उन ब्लड सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी थी जो कि उन्हें सुरंग के अंदर मिले थे।
लेकिन ये ब्लड के सैंपल किसी आदमी या फिर औरत के नहीं थे, बल्कि ये ब्लड सैंपल तो एक बकरी के थे। और ये देखने के बाद वो डीएसपी रजीना को बहुत चिल्लाता है और रजीना को कुछ दिनों की छुट्टी लेने को कहता है। साथ में वो ये केस सकराई को दे देता है और साथ में ये भी कहता है कि इस केस के बारे में रजीना को कुछ भी ना बताए। अब आगे हम उसी पुजारी को देख पाते हैं जो कि षणमुगम के घर पर आया हुआ था, लेकिन इससे सकराई मिलने के लिए आया था। सकराई उससे ईश्वरन के बारे में जानना चाहता था कि आखिर वो कैसा इंसान है। तो पुजारी उसे बताता है कि 25 साल पहले जिस लड़की की डेथ हुई थी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ईश्वरन की ही बहन थी और उसका नाम अमानी था और वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। तो सकराई अमानी की तस्वीर को लेकर ईश्वरन के पास जाता है और उसे बताता है और जैसे ही ईश्वरन उसकी तस्वीर देखता है तो वो पूरी तरह से पिघल जाता है और फिर सब कुछ बताने के लिए राजी हो जाता है। ईश्वरन उन्हें बताता है उस रात अधिश्याम और नीला उससे मिलने के लिए आए थे। उन्हें ये मालूम था कि ईश्वरन बकरी और मुर्गों को काटता है, तो उन्हें ये लगा कि वो शायद मर्डर भी कर सकता है, इसलिए वो किसी की सुपारी देने के लिए ईश्वरन के पास आए थे। लेकिन ईश्वरन तो साफ इनकार कर देता है। लेकिन जब अधिश्याम उसे 2 लाख रुपए देने की बात करता है तो ईश्वरन के मुंह में पानी आ जाता है और वो तुरंत ही उनके पैसे छीन कर वहाँ से भाग निकलता है। अब अगले दिन हम हॉस्पिटल के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर सकराई और नंदनी अधिश्याम की डीएनए रिपोर्ट लेने के लिए आए थे। वो डॉक्टर सकराई और नंदनी को बताती है कि नीला प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये बच्चा अधिश्याम का नहीं था बल्कि ये बच्चा किसी और का था। साथ में वो उन्हें ये भी बताती है कि उसे कोई बहुत दिनों से एब्यूज भी कर रहा था क्योंकि उसका रेप भी हुआ है। और ये सारी बातें सुनने के बाद नंदनी को चक्कर आ जाते हैं और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। और इसी के साथ 5th और 6th एपिसोड यहीं पर खत्म होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद।